आइए आज हम बात करते हैं सेल बायोलॉजी ऑफ बोन की। तो बोन की हम सेल बायोलॉजी की बात करेंगे, यानी बोन में जो मॉलिक्यूलर लेवल पे ये टर्नओवर वगैरह होता है, ये कैसे होता है हम यहाँ पे ये बात करेंगे। और हमको बहुत ही बेसिक से मालूम है कि ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट दो टाइप के सेल बोन में प्रेजेंट होते हैं। और ब्लास्ट का काम होता है कि ये बोन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, तो बिल्ड्स द बोन। तो ऑस्टियोब्लास्ट ये ब्लास्ट यानी बोन का फॉर्मेशन करता है, यानी बिल्ड्स द बोन। और ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है ये क्रशेस, ठीक है, यानी बोन का ये रिजॉर्प्शन कराता है। तो ये हमको पता है। और देखिए यहाँ पे जो बोन होती है ना, कोई भी बोन, ठीक है, हमारी बोन जो होती है बॉडी की, इस बोन में ना हमारे पूरी लाइफ टर्न ओवर चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एग्जांपल लेके चले तो देखिए आपको मालूम होगा कि सेविंग अकाउंट, ठीक है, सेविंग अकाउंट आपको पता होगा। तो ये बिल्कुल हमारी बोन जो होती है ना, ये सेविंग अकाउंट की तरह होती है। अब हम सेविंग अकाउंट से क्यों इसको रिलेट कर रहे हैं, तो देखिए हम बताएं कि सेविंग अकाउंट में आपका क्या होता है कि अगर आप बहुत दिन तक सेविंग अकाउंट नहीं इस्तेमाल करोगे तो आपका सेविंग अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, आपको केवाईसी वगैरह करानी पड़ती है। तो सेविंग अकाउंट की तरह है, यानी यहाँ पे बोन में हमको रिजॉर्प्शन वगैरह देखने को मिलेगा, यानी टर्नओवर बोन में हमेशा होता रहेगा। तो ये हुआ एक चीज। और दूसरी चीज क्या हुआ कि सेविंग अकाउंट में आपका एक मिनिमम लिमिट होती है, जैसे 10,000 5,000 अकाउंट पे डिपेंड करता है आपका, ठीक है। उससे अगर आप कम हो रही है तब भी आपका क्या होगा, फाइन लग जाएगा, ठीक है। तो कम भी नहीं होना चाहिए, उससे जो एक रेंज है उतना ही होना चाहिए, और उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। जैसे होता है ना कि साल में आपका 10 लाख 20 लाख का जो ट्रांजेक्शन होता है हर अकाउंट पे डिपेंड करता है कि इससे ज्यादा आपका ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, वरना आपको गवर्नमेंट पकड़ लेगी। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सेविंग अकाउंट की तरह हमारी बोन होती है। तो बोन में क्या होता है कि बोन में एक तो हमेशा टर्नओवर होते रहना चाहिए, जितना अच्छा टर्नओवर होगा ये होगा। और टर्नओवर में दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे अगर इतना ज्यादा टर्नओवर हो जाए कि मिनिमम बैलेंस यानी जो मिनिमम डेंसिटी है वो कमजोर हो जाएगी, तब भी हमको नुकसानदेह होगा। और बहुत ज्यादा अगर हम टर्नओवर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम पैसा रख रहे हैं, तब भी गवर्नमेंट हमको पकड़ लेगी, ठीक है। तो इस तरीके से बोन में भी होता है। तो अभी हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं। तो देखिए अब ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये बोन का फॉर्मेशन करता है, यानी बिल्ड्स द बोन, यानी ये अकाउंट में पैसा जमा करता है। जबकि ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये पैसा निकालने वाला काम करता है, यानी बोन को जो है ये क्रश कराता है, यानी बोन का रिजॉर्प्शन कराता है, ठीक है। तो देखिए ऑस्टियोब्लास्ट क्या हुआ कि बिल्ड्स बोन बाय सीक्रेटिंग कोलेजन एंड कैटालाइजिंग मिनरलाइजेशन इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट वाया एएलपी। तो देखिए ये ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है, ये बोन का फॉर्मेशन करता है। और कैसे बोन का फॉर्मेशन करता है, तो ये कोलेजन का सिक्रेशन करता है और इसी तरीके से बोन के मिनरलाइजेशन को ये कैटालाइज करता है, ठीक है। तो ऑस्टियोब्लास्ट बोन के मिनरलाइजेशन को कैटालाइज करता है और कोलेजन का सिक्रेशन करता है, और बोन के मिनरलाइजेशन को कैटालाइज करने में यहाँ पे एएलपी एंजाइम का इस्तेमाल करता है, ठीक है। इसी वजह से जहां पे भी हमको बोन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है वहां पे एएलपी इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा मार्कर है। इसी वजह से जब ऑस्टियोक्लास्ट भी एक्टिवेट होता है ना, तो यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होगा तो बोन का रिजॉर्प्शन होता है, और जब रिजॉर्प्शन होता है तो इस वजह से बोन का फॉर्मेशन भी होता है। इस वजह से यहाँ पे हमको एएलपी इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है, एएलपी इंक्रीज होगा, और यही एएलपी जो होता है ये बोन का मिनरलाइजेशन कराता है, और बोन के मिनरलाइजेशन में यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट इस एएलपी का इस्तेमाल करता है। और यहाँ पे ये एएलपी तभी काम करता है जब अल्कलाइन एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले में बताया गया कि ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है ये दो तरीके से बोन फॉर्मेशन कराता है। एक तो ये कोलेजन का सिक्रेशन कराता है, और दूसरा कि ये बोन का मिनरलाइजेशन कराता है, यानी मिनरलाइजेशन को कैटालाइज कराता है। और इस मिनरलाइजेशन में मेन एंजाइम जो होता है ये एएलपी होता है, और ये एएलपी अल्कलाइन एनवायरनमेंट में काम करता है। तो ये सारी चीजें हम बता दिए। अब ये देखिए बताया गया कि ऑस्टियोब्लास्ट खुद कहां से आता है। तो ऑस्टियोब्लास्ट खुद कहां से आता है बताया गया कि डिफरेंशिएट फ्रॉम मेसेनकाइमल स्टेम सेल इन पेरीऑस्टियम। तो ये जो बोन की पेरीऑस्टियम लेयर है ना, यहाँ पे ये मेसेनकाइमल स्टेम सेल से ये ऑस्टियोब्लास्ट का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो ये ऑस्टियोब्लास्ट की हमको ओरिजिन बता दी गई। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि इस ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को हम मेजर कैसे करते हैं कि ऑस्टियोब्लास्ट अच्छा काम कर रहा है या नहीं। तो देखिए जब हम किसी चीज को कैसे मेजर करते हैं, हम किसी को अगर किसी काम पे लगाए हैं तो उसका काम को चेक करते हैं, ठीक है, कि उसके कितने आदमी है, क्या है, उसका काम कैसा हो रहा है। तो यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट का दो काम है कि कोलेजन का फॉर्मेशन करता है और इस तरीके से मिनरलाइजेशन कराता है, यहाँ पे एएलपी का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। देखिए क्या करेंगे कि मेजर्ड बाय एएलपी, तो हम एएलपी चेक कर लेंगे। एएलपी अगर ज्यादा है तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये ऑस्टियोब्लास्ट जो है इस एएलपी का इस्तेमाल करके अपना काम करा रहा है। और इसी तरीके से हम ऑस्टियोकैल्सिन चेक कर लेंगे। तो ऑस्टियोकैल्सिन चेक करेंगे तो ये भी पता चलेगा कि यहाँ पे ये मिनरलाइजेशन वगैरह अच्छे से करा रहा है। और इसी तरीके से पेप्टाइड ऑफ टाइप 1 प्रोकोलेजन, तो टाइप 1 प्रोकोलेजन के जो पेप्टाइड्स हैं इसको भी हम चेक कर लेंगे। तो इससे भी पता चलेगा कि हाँ ये जो है कोलेजन सिक्रेशन में रोल प्ले कर रहा है। इसी वजह से टाइप 1 प्रोकोलेजन यहाँ पे दिख रहा है, यानी इमेच्योर कोलेजन अगर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ऑस्टियोब्लास्ट काम कर रहा है। तो ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को हम इस तरीके से मेजर करते हैं। और उसका फिर हम ऑस्टियोक्लास्ट की बात करते हैं। तो देखिए ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, डिसॉल्व, ठीक है, डिसॉल्व यानी क्रश करता है बोन। तो बोन को ऑस्टियोक्लास्ट डिसॉल्व करता है। और कैसे डिसॉल्व करता है, तो देखिए बाय सीक्रेटिंग H+ एंड कोलेजनेज। देखिए कोलेजनेज एंजाइम का सिक्रेशन करता है जो कि कोलेजन का ब्रेक डाउन करते हैं, और ये
H प्लस का सिक्रेशन करते हैं, और जब H प्लस का सिक्रेशन करेंगे तो क्या है, ALP काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ALP काम नहीं करेंगे तो बोन का फॉर्मेशन एक तो कम होगा, और दूसरा कोलेजनेज का सिक्रेशन करते हैं, और ये कोलेजनेज जो होते हैं इस एसिडिक इन्वायरमेंट में अच्छे से काम कर पाते हैं, और अच्छे से काम करेंगे और बोन का जो कोलेजन फाइबर है इसका ब्रेक डाउन करेंगे। इस वजह से ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है ये बोन का डिसॉल्व या बोन का रिजॉर्प्शन कराता है। और उसका फिर देखिए बताया गया कि ये ऑस्टियोक्लास्ट कहां से आता है, तो यही बताया गया कि डिफरेंशिएट फ्रॉम ए फ्यूजन ऑफ मोनोसाइट या मैक्रोफेज लीनिएज प्रिकर्सर्स। तो हम बताएं कि देखिए ये मोनोसाइट जो होता है ये डिफरेंट टिश्यू में जाता है, वहां पे अगर परमानेंट रेसिड्यू हो जाता है तो यही जो है उस हिसाब से उसका नाम रखाता है, ठीक है। तो देखिए मोनोसाइट अगर ये बोन में आके काम करने लगता है तो इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। इसी तरीके से अगर ये स्किन में जाता है तो यहाँ पे हम लैंगरहैंस सेल्स बोलते हैं। इसी तरीके से ब्रेन में जाता है तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोगिलिया, और इस तरीके से हर जगह पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता दिए लीवर में देखिए कुफर सेल होता है, तो हम पीछे भी बात करके आ चुके हैं। तो इस तरीके से होता है, तो पता चला कि हमारा जो ऑस्टियोक्लास्ट होता है ये इसी मोनोसाइट का ही डिफरेंशिएशन होता है। मोनोसाइट जब परमानेंट रेसिड्यू हो जाता है बोन में तो इसको हम ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट का काम यहाँ पे बता दिया गया। और उसका फिर देखिए बताया गया कि ऑस्टियोक्लास्ट काम कैसे करता है, यानी बोन रिजॉर्प्शन कैसे कराता है। तो देखिए इसके लिए ना ऑस्टियोक्लास्ट में रैंक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, तो रैंक रिसेप्टर ऑस्टियोक्लास्ट में प्रेजेंट होता है, और ये स्टिमुलेट होता है रैंक लाइगेंड से। तो देखिए रैंक लाइगेंड से ऑस्टियोक्लास्ट पे प्रेजेंट रैंक रिसेप्टर ये स्टिमुलेट होता है, ठीक है। ये देखिए हम दिखाए, ये देखिए ये ऑस्टियोक्लास्ट का प्रीकर्सर है, और ऑस्टियोक्लास्ट के प्रीकर्सर पे ये देखिए ये वाला जो है ये रैंक रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। रैंक रिसेप्टर प्रेजेंट है, जब तक ये रैंक रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं होगा तब तक ये ऑस्टियोक्लास्ट जो है अपना काम नहीं कर पाएगा, यानी प्रीकर्सर फॉर्म में रहेगा। लेकिन जैसे ही ऑस्टियोक्लास्ट में ये रैंक लाइगेंड, देखिए ये रैंक लाइगेंड है ना, ये बाइंड करेगा तो ये ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हो जाता है, और जब ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हो जाता है तो अब क्या करेगा, ये बोन रिजॉर्प्शन कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रैंक रिसेप्टर ये है, और रैंक रिसेप्टर से देखिए रैंक लाइगेंड बाइंड किया तो ऑस्टियोक्लास्ट जो प्रीकर्सर था ये डिफरेंशिएशन हो गया, यानी एक्टिव ऑस्टियोक्लास्ट हो गया, और बोन रिजॉर्प्शन कराने लगा। तो यहाँ पे भी यही बताया गया है कि रैंक रिसेप्टर ऑन ऑस्टियोक्लास्ट आर स्टिमुलेटेड बाय रैंक लाइगेंड। तो रैंक लाइगेंड से स्टिमुलेट होता है, और ये रैंक लाइगेंड कहाँ से मिलता है, तो देखिए रैंक लाइगेंड जो हमको देखने को मिलता है ना ये एक्सप्रेस ऑन ऑस्टियोब्लास्ट। तो ये रैंक लाइगेंड जो होता है ये ऑस्टियोब्लास्ट पे एक्सप्रेस होता है। देखिए ये ऑस्टियोब्लास्ट हमारा ना, देखिए ऑस्टियोब्लास्ट पे ये हमारा रैंक लाइगेंड एक्सप्रेस होता है, और जब यहाँ पे रैंक लाइगेंड एक्सप्रेस होगा तो ये ऑस्टियोक्लास्ट के प्रीकर्सर को एक्टिव ऑस्टियोक्लास्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये चीज हो गई। और उसको फिर देखिए बताया गया कि ओपीजी जिसको हम ऑस्टियोप्रोटेग्रिन बोलते हैं, ये ऑस्टियोप्रोटेग्रिन क्या होता है, तो देखिए पहले यहाँ पे हम बताते हैं उसके बाद फिर यहाँ पे बताते हैं। तो देखिए ये ऑस्टियोब्लास्ट में ही ना ये ओपीजी बनता है, इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोप्रोटेग्रिन, और ये करता है क्या कि जो रैंक लाइगेंड यहाँ पे बना है ना ऑस्टियोब्लास्ट में, इसको जाके ये बाइंड कर लेता है। जब इस पे बाइंड कर लेता है तो देखिए ओपीजी जब इस पे बाइंड कर लिया तो अब ये रैंक रिसेप्टर जो यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट पे है इससे बाइंड नहीं कर पाएगा, और इस पे बाइंड नहीं कर पाएगा, तो ये ऑस्टियोक्लास्ट प्रीकर्सर जो है ये डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा एक्टिव ऑस्टियोक्लास्ट में, ठीक है। तो यही यहाँ पे भी बताया गया कि ओपीजी जिसको हम ऑस्टियोप्रोटेग्रिन बोलते हैं ये रैंक लाइगेंड डीके रिसेप्टर है, और ये बाइंड करता है रैंक लाइगेंड से। तो देखिए रैंक लाइगेंड से बाइंड कर लिया, इससे फायदा क्या है, प्रिवेंट रैंक लाइगेंड इंटरेक्शन। तो देखिए रैंक और रैंक लाइगेंड का इंटरेक्शन जो होता है इसको प्रिवेंट कर देता है, इस वजह से ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी होती है ये कम हो जाती है, ठीक है। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट का हम पूरा मैकेनिज्म बता दिए कैसे कैसे काम करता है। और उसको फिर देखिए पैराथायराइड हार्मोन की बात की जा रही है। अच्छा, पैराथायराइड हार्मोन बात करने से पहले हम बताएं कि पैराथायराइड हार्मोन करता क्या है। पैराथायराइड हार्मोन ओवरऑल अगर हम बात करें तो देखिए पैराथायराइड हार्मोन ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करता है, यानी ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बोन रिजॉर्प्शन हमको ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो पीटीएच क्या करता है, बोन रिजॉर्प्शन कराता है, लेकिन बोन रिजॉर्प्शन कैसे कराता है, पीटीएच के रिसेप्टर तो ऑस्टियोक्लास्ट पे कभी नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो ऑस्टियोक्लास्ट पे पीटीएच के रिसेप्टर नहीं प्रेजेंट है तब ऑस्टियोक्लास्ट कैसे एक्टिवेट होता है। तो यही जो रैंक और रैंक लाइगेंड रिसेप्टर का जो इंटरेक्शन है ना, इसी के जरिए पीटीएच वर्क करता है। तो पता है पीटीएच के जो रिसेप्टर होंगे ये हमारे ऑस्टियोब्लास्ट पे होंगे। ऑस्टियोब्लास्ट पे जब पीटीएच बाइंड करेगा ना तो इस पे ये रैंक लाइगेंड का है इसका फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा। जब इसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो ये ऑस्टियोक्लास्ट पर प्रेजेंट रैंक रिसेप्टर जो है इससे बाइंड कर लेगा और इस पे बाइंड करेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और बोन हमको रिजॉर्प्शन बोन में देखने को मिलेगा। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये चीज हुई कि पैराथायराइड हार्मोन काम कैसे करता है। लेकिन देखिए पैराथायराइड हार्मोन जब बहुत कम होता है ना तो एट लो लेवल, जब पैराथायराइड हार्मोन लो लेवल होता है या इंटरमीडिएट लेवल पे होता है तो ये एक्सट्रैक्ट एनाबॉलिक इफेक्ट, तो ये एनाबॉलिक इफेक्ट दिखाता है। यानी देखिए पैराथायराइड हार्मोन आके बाइंड करेगा इस पे ऑस्टियोब्लास्ट पे, और जब ऑस्टियोब्लास्ट पे बाइंड करेगा ना बहुत थोड़ा सा है या इंटरमीडिएट है तो यहाँ पे ये रैंक लाइगेंड बहुत ज्यादा नहीं बनता है, इस वजह से ये ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट नहीं करता है, सिर्फ ये ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करता है। और जब सिर्फ ऑस्टियोब्लास्ट शुरू में स्टिमुलेट होता है ना तो यहाँ पे ये एनाबॉलिक इफेक्ट दिखाता है। तो पैराथायराइड हार्मोन जब बहुत कम रहेगा या इसी तरीके से इंटरमीडिएट देंगे कभी कभी तो पैराथायराइड हार्मोन ये एनाबॉलिक इफेक्ट दिखाता है और ऑस्टियोक्लास्ट पे इसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं पड़ता है, यानी ऑस्टियोक्लास्ट पे ये कोई रोल नहीं करेगा, इस वजह से हमको कैटाबॉलिज्म नहीं देखने को मिलेगा। इसी वजह से बताया गया कि
ऑस्टियोक्लास्ट पे इनडायरेक्ट इफेक्ट दिखाता है। और जबकि क्या होगा कि क्रोनिकली इंक्रीज पैराथायराइड हार्मोन लेवल, और अगर पैराथायराइड हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा है और क्रोनिकली इंक्रीज है तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉजेज कैटाबॉलिक इफेक्ट। तो ये बोन में हमको कैटाबॉलिज्म कराता दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जब ये बहुत ज्यादा होगा तो ये बहुत ज्यादा स्टिमुलेट होगा और बहुत ज्यादा रैंक लाइगेंड का फॉर्मेशन होगा जो कि रैंक रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होगा। इस वजह से हमको बोन का रिजॉर्प्शन देखने को मिलेगा। इस वजह से यहाँ बताया गया कैटाबॉलिक इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। और कैटाबॉलिक इफेक्ट में देखिए हमको ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसिस्टिका देखने को मिलेगा, जैसा कि हम प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म में भी बात करके आ चुके हैं कि यहाँ पे हमको ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका देखने को मिलेगा। और ये ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका क्या होता है कि यहाँ पे बोन में बहुत ज्यादा रिजॉर्प्शन होने की वजह से यहाँ पे कैविटी बन जाती है और यहाँ पे आके हीमोसिड्रिन का डिपोजिशन हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, ब्राउन अपीयरेंस हमको देखने को मिलता है और इसी वजह से इसको हम ब्राउन ट्यूमर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पैराथायराइड हार्मोन का हम फंक्शन बता दिए कि पैराथायराइड हार्मोन इस ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट में कैसे काम करता है। और अब आइए बात करते हैं एस्ट्रोजन की।